जय हिंद प्यारे बच्चों। 2025 का विज्ञान का वायरल पेपर है 824 BAP। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। तो ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी है केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन ए है जरा दृष्टता है, जरा दूरदृष्टता, ऑप्शन बी है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समंजन क्षमता। तो इसमें क्या होता है? समंजन क्षमता। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो ये कौन करता है? समंजन क्षमता करता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 3, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पासर व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश का अनुपात मान क्या है? तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आर प्रतिरोध है, इसको क्या किया गया है? 5 भागों में बांटा गया। तो ये 5 भागों में बांट दिया गया। तो आर बटा कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5 भागों में बांट दिया गया। तो ये 5 भागों में बांट देंगे 5 बराबर भागों में। तो ये हो जाएगा R1 का मान कितना हो जाएगा? R बटा 5। तो सभी का मान सेम होगा। R2 का मान भी R बटा कितना हो जाएगा? 5। R3 का मान भी R बटा कितना हो जाएगा? 5। R4 का भी मान कितना हो जाएगा? R बटा 5। और यहाँ R5 का मान भी कितना हो जाएगा? R बटा 5। तो यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें बताया भी गया है कि टुकड़े को यानी आर प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिए। तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ आर था तो 5 से भाग देंगे। तो सभी का मान यानी R1 का मान भी आर बटे कितना हो जाएगा? 5। और R2 का मान भी है 5, आर बटे कितना हो जाएगा? 5। तो सभी का मान कितना होगा? आर बटे 5। तो यहाँ हम क्या करेंगे? समायोजित। तो यहाँ देखेंगे पार्श्व क्रम कौन सा होता है? पार्श्व क्रम होता है जिसको हम समांतर क्रम बोलते हैं। पार्श्व क्रम को समांतर क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ फार्मूला क्या होता है? 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा R5। ये फार्मूला होता है। अब यहीं रख देंगे सभी का मान सेम है। तो यहाँ क्या होगा? 1 बटा R डैश मानेंगे। आर क्या मानेंगे? डैश। यहाँ माना गया है ना आर डैश है। तुल्य प्रतिरोध समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? आर डैश। तो यहाँ आर डैश मान लेंगे। इसके बाद बराबर 1 बटा R1 पे क्या रखेंगे? सभी पे मान R बटा 5 रखेंगे। सभी पे मान क्या रखेंगे? R बटा 5। तो R बटा 5 रख दीजिए। यहाँ रख देंगे R बटा 5 प्लस 1 R बटा 5। तो ये 5 क्या होगा? पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 1 बटा R डैश बराबर हो जाएगा ये 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R। ये 5 क्या होगा? ऊपर पलट जाएगा। तो 5 बटा R 5 बटा R 5 बटा R 5 बटा R प्लस 5 बटा R। अब यहाँ देखेंगे हर सामान्य तो अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। जुड़कर कितना होगा? 25 और बटा ये हो जाएगा R हो जाएगा। अब यहाँ किसका मान पूछा है? तो यहाँ पूछा R बटा R डैश का मान। तो R का गुणा यहाँ कर देंगे। तो R का गुणा यहाँ करेंगे तो R बटा क्या हो जाएगा? ये R डैश हो जाएगा। अब बराबर में बचेगा 25।
तो इसका मान क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 25। कौन सा सही हो जाएगा, 25। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपात 220 वोल्ट, ये किसका मान है, V का मान है, और इसके बाद यहाँ आप 100 वाट दिया है, तो ये P का मान है, यहाँ लिख लेंगे 100 वाट। ये वोल्ट है और ये वाट, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ दूसरा भी दे रखा है, ये किसका मान है, V का मान है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो इसके द्वारा शक्ति यानी ये P1 V1 हो गया, और यहाँ निकालना हमें, और ये P2 का मान निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है V² बटा होता है P1। तो यहाँ रख देंगे V1 का स्क्वायर बटा P1। तो यहाँ देखेंगे V1 का मान कितना है, 220, ये डबल बार है, यहाँ स्क्वायर है तो डबल बार इसका गुणा कर देंगे, बटा P1 का मान कितना है, 100 है, तो 100 रख देंगे नीचे, और इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 22 गुणे 22 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 22 गुणे 22। अब हमें क्या निकालना है, फिर निकालना है P2 का मान। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, P2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ V2 का मान क्या था, वो V2 का मान 110, 110 गुणे 2 बार लिख लेंगे 110, बटा R का मान क्या है, 22 गुणे 22। यहाँ 11 से काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, ये 11 दूनी 22। इसको भी काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा कि ये 11 दूनी 22, 2 बार में। तो यहाँ कितना आ गया, P2 बराबर आ गया है 10 बटा 2 गुणे 10 बटा 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये कट गया, 5 कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा, 25 वाट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 25 वाट इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ बताया है, प्रश्न नंबर देखेंगे 5, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने वाली युक्ति क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। तो आमीटर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, यहाँ दिया गया है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 25 सेमी। तो समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मूल है, तो शुद्ध जल का पीएच मूल क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम जल लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ वाटर लिख लेंगे। वाटर का फार्मूला तो सभी लोग, वाटर को इंग्लिश में सभी लोग जानते हैं। अब क्या होगा, जैसे हमें ट्रिक से इसको याद करना है कि जल का पीएच मान क्या होगा, तो यहाँ इसको गिन लेना है, एक कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ शुद्ध जल का पीएच मान जब भी पूछेगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ है बेरियम क्लोराइड, और ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ बेरियम सल्फेट है, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार की, इसको तो हम द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, जहाँ क्या होता है,
ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, यहाँ अभिकारकों का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है, आपस में क्या होता है, आदान प्रदान। तो यहाँ देखेंगे बी के साथ क्या आ गया, SO4 आ गया, बेरियम के साथ SO4 आ गया, और क्लोरीन के साथ ये आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया है। जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं है तो अवक्षेपण अपक्रिया भी सेम ऐसे ही होता है, तो अवक्षेपण अपक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी अवक्षेपण अपक्रिया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूरिया। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण हुआ है? तो यूरिया का हुआ है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्केन, तो इसमें क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। तो अगर आपको एक का फार्मूला याद कर लेना है एल्कीन का, CnH2n होता है ये एल्कीन का। 2 माइनस इसमें कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो किसका बन जाएगा, एल्काइन का बन जाएगा। 2 प्लस कर देंगे तो किसका बन जाएगा, एल्केन का बन जाएगा। तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ इसमें CnH2n है, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्केन का सूत्र बन जाएगा। और इसी में क्या करेंगे, दो इसके सूत्र में 2 माइनस कर देंगे लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, ये एल्काइन का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ दोस्तों एल्केन का सूत्र क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। ये दोस्तों ये क्या है, एल्केन का सूत्र है। तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, ये एल्कीन का होता है CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अब यहाँ याद रखेंगे सिनेबार का रासायनिक सूत्र है। तो सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HgS, ठीक है, पारा सल्फाइड होता है, मर्क्यूरियस सल्फाइड। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अब देखेंगे कार्बन की परमाणु संयोजकता। तो कार्बन की परमाणु संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संयोजकता देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ कार्बन कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 6 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक है 6। तो यहाँ देखेंगे KLM ये कक्षक होता है, KLMN होता है। तो इसमें 2 भरा जाता है, इसमें 8, इसमें 18, और इस कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसमें कितने हैं, 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले वाले में 2 भरा जाएगा, इसमें बचा कितना, 4 बचा। 2 तो हमने यहाँ भर दिया, 4 बचा, 4 इसमें भर देंगे। जो बाहरी कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं क्या होगी, वैलेंसी होगी, यानी संयोजकता होगी, संयोजकता होगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। इसमें 2 भरा जाता है पहले वाले के वाले कक्षक में, और एल वाले कक्षक में यहाँ जो भी है, यहाँ देखेंगे 6 था ना, तो 2 हमने यहाँ भर दिया, बचा कितना, 4 बचा, तो 4 इसमें भर देंगे, यही क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अब अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर है 14, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टकृत ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पादप में, ऑप्शन बी है जंतु में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल किसमें होता है, जंतुओं में। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टकृत ऊतक पाए जाते हैं केवल जंतुओं में, तो ये जंतु इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो बाह्यदल, ऑप्शन ए है बाह्यदल, ऑप्शन बी है पंखुड़ी, ऑप्शन सी है पुंकेसर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पुंकेसर। तो जनन कोशिकाएं की पौधे में कौन कौन सी पाई जाती, पुंकेसर और एक स्त्री केसर। तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन 16, वो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के अपचयन का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है मेल्टोटोनिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, थायरॉक्सिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कौन करता है, थायरॉक्सिन। उपचय है, नियंत्रण करता है,
ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है शुक्राशय में, ऑप्शन बी है वृषण कोश में, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिनी में, ऑप्शन डी है वृषण में। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वृषण में। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। इसमें बताया जा रहा महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। ऑप्शन ए है अपनी माता से, ऑप्शन बी है अपने पिता से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपनी माता से। ठीक है, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है तो अपनी माता से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक उत्पादक है। तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है हरे पौधे, ऑप्शन डी है कावक, ऑप्शन सी है कावक, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हरे पौधे। तो कौन एक उत्पादक होता है, तो हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20 है वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शन है एवेस्किक अम्ल, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सीन, ऑप्शन डी जेवरलिन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एवेसिक अम्ल हो जाएगा, एवेसिक अम्ल। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।